हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। पोइट्री क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, पोइट्रिक मूवमेंट्स, इन पर मेरी अलग से डिटेल में वीडियोस हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डेवलपमेंट को देखेंगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम ओल्ड एज टू मॉडर्न एज। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश पोइट्री, कि इंग्लिश पोइट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ। इसे हम एंग्लो सैक्सन एज या ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, जहाँ से इंग्लिश पोइट्री का आगाज हुआ, इसका स्टार्ट हुआ। अब इंग्लिश पोइट्री जब स्टार्ट हुई तो इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया ओरल लिटरेचर के तौर पर, ओरल पोइट्री के तौर पर, यानी कि इंग्लिश पोइट्री जो थी वो ओरल थी। ओल्ड एज के अंदर जो पोइट्स थे वो गा कर या बोल कर लोगों को पोइम्स सुनाते थे। उस टाइम पर लिखने का कोई भी ट्रेडिशन नहीं था, लिखा नहीं जाता था, तो जो पोइट्स थे वो पोइम्स को गा कर या बोल कर लोगों को सुनाते थे। तो पोइट्री का स्टार्ट ओरल फॉर्म से हुआ। पोइट्स जो थे उन्हें स्कोप्स या ग्ली में, यानी कि स्टोरी टेलर्स या ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स कहा जाता था। वो क्या करते थे कि अपनी पोइम्स को लोगों के सामने बोलकर या गाकर उन्हें महफूज करते थे। उनका मकसद क्या था कि हिस्ट्री को रिमेम्बर रखना, उसको याद रखना। उसके अलावा डिफरेंट हीरोज के डीड्स, उनके कामों के बारे में वो बात करते थे। उसके अलावा रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बात करते थे। तो पोइम्स किसके बारे में होती थी? हीरोइक डीड्स या रिलीजन के बारे में। और जो लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम जो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, इसे हम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। और ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की स्ट्रक्चर क्या थी? वो लोग एलिट्रेशन को यूज करते थे। पोइट्स जो हैं वो एलिट्रेशन को यूज करते थे। एलिट्रेशन हम कहते हैं रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड्स, यानी कि पोइम्स के अंदर जो वर्ड्स यूज होते थे उनकी इनिशियल साउंड्स जो हैं वो सेम होती थी, उनको रिपीट किया जाता था। उसके अलावा कोई राइम नहीं देखते हम। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री जो है उसके अंदर राइम नहीं है। राइम किसे कहते हैं? हम अक्सर पोइट्री में देखते हैं कि जो एंडिंग साउंड्स हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में ऐसा नहीं था। राइम का यूज नहीं होता था, एलिट्रेशन को यूज करते थे। उसके अलावा कैनिंग्स को यूज करते थे। कैनिंग्स कहते हैं टू वर्ड मेटाफर्स, जैसा कि वेल रोड, समंदर के लिए वर्ड यूज हुआ वेल रोड, तो वो कैनिंग्स का यूज करते थे। उसके अलावा रिदम बहुत स्ट्रांग होता था, हैवी और स्ट्रांग रिदम को यूज करते थे। राइम नहीं, रिदम। राइम और रिदम में डिफरेंस भी मेरे लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो रिदम को यूज करते थे वो। ये कुछ फीचर्स थे ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के, कि वो एलिट्रेशन का यूज करते थे, राइम नहीं होती थी, रिदम स्ट्रांग होता था और कैनिंग्स का यूज करते थे। और थीम्स कौन कौन से होते थे? हीरोइज्म, लॉयलिटी टू द लॉर्ड, फेट, ब्रेवरी, इस तरह के रिदम्स को यूज किया जाता था ओल्ड पोइम्स के अंदर। और क्रिश्चियनिटी आने के बाद रिलीजन और मोरालिटी यानी इखलाकियात, इस तरह के थीम्स भी ऐड हो गए। और उससे इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स और पोइट्स जैसा कि बेवुल्फ, बेवुल्फ के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा द वॉन्डरर, द सीफारर और पोइट्स कैडमन, किनेवुल्फ, ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स और पोइट्स हैं जिनको हम आज भी जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्योंकि ओल्ड एज थी तो ज्यादातर को हम नहीं जानते। तो इस तरह से ओरिजिन हुआ इंग्लिश पोइट्री का, स्टार्ट हुआ इंग्लिश पोइट्री का। उसके बाद हम आ जाते हैं मिडल इंग्लिश पोइट्री की तरफ, जो कि हम मिडल पीरियड के अंदर देखते हैं, मिडाइवल पीरियड के अंदर देखते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1066 से 1500 तक। मिडाइवल पीरियड को हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मन्स आकर बस गए थे इंग्लैंड के अंदर, तो वो अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए। तो इंग्लिश लिटरेचर में तब ओल्ड इंग्लिश के अंदर फ्रेंच वर्ड्स ऐड हो गए। जब फ्रेंच वर्ड्स ऐड हुए तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिला। तो फिर पोइट्री के अंदर चेंज आने लगा, जैसा कि राइम। हमने देखा ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में राइम का यूज नहीं होता था, एलिट्रेशन का यूज होता था।
लेकिन हम मिडिल एज में ये डिफरेंस देखते हैं कि राइम का यूज होने लगा, एलिट्रेशन का यूज की बजाय राइम का यूज होने लगा। उसके अलावा शिवलरी, रोमांस, कॉर्टली लव और बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए पोइट्री के अंदर। तो पोइट्री के अंदर हम चेंज देखते हैं, फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखते हैं, नॉर्मन्स के आने के बाद फ्रेंच वर्ड्स ऐड हुए ओल्ड इंग्लिश के अंदर, और इस तरह से और भी बहुत सारी चेंजिंग्स आई। इसके मेन फीचर्स क्या थे? एलिगोरी का यूज। एलिगोरी किसे कहते हैं? हिडन मीनिंग को। पोइट्री में हम एलिगोरी का यूज देखने लगे। उसके अलावा रिलीजियस और सेकुलर थीम्स देखने लगे, बैलेड्स को देखने लगे हम पोइट्री में। बैलेड्स, बैलेड्स किसे कहते हैं? शॉर्ट सॉन्ग्स को कहते हैं हम, जिसके अंदर कोई कहानी बयान की जाने लगी हो। तो बैलेड्स को देखते हैं हम मिडिल एज के अंदर। और इस एज के इम्पोर्टेंट या पॉपुलर पोइट्स कौन कौन से थे? जेफरी चॉसर, जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं। उसके अलावा विलियम लैंगलैंड, जॉन कूवर, जॉन वाइक्लिफ, जॉन लिडगेट, और इम्पोर्टेंट वंस सर थॉमस व्याट एंड हेनरी हॉवर्ड, जिसे हम अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं। इनका एडिशन क्या था कि ये सोनेट फॉर्म को, सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन्स पोइम को कहते हैं हम। तो ये इंग्लिश पोइट्री के अंदर सोनेट फॉर्म को इटली से इंग्लैंड में लेकर आए और सोनेट फॉर्म को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने। तो ये मेन फीचर ऐड किया था इन्होंने पोइट्री के अंदर। ये था मिडल एज का पीरियड और ये थी मिडल इंग्लिश पोइट्री, जिसके अंदर हम डिफरेंसेस देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पोइट्री से। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं रेनेसांस पोइट्री के अंदर, जो कि थी 1500 से 1660 तक। रेनेसांस एज के अंदर हम 3 मेजर पीरियड्स को देखते हैं, एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड और कैरोलाइन पीरियड। ये 3 मेजर पीरियड्स को देखते हैं और तीनों पीरियड्स एक दूसरे से डिफरेंट थे। सबसे पहले था एलिजाबेथन पीरियड 1558 से 1603 तक। रेनेसांस एज को हम एज ऑफ रीबर्थ भी कहते हैं, एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं, क्योंकि इस एज के अंदर क्लासिकल आर्ट का रिवाइवल हुआ, क्लासिकल लिटरेचर का, लर्निंग का रिवाइवल हुआ। क्लासिकल मतलब ग्रीक एंड रोमन, इनके जो वर्क्स हैं इन पर दोबारा से काम किया जाने लगा और पोइट्री के अंदर भी हम इनका इन्फ्लुएंस देखते हैं। इस एज की जो पोइट्री थी उसका मेन फोकस था ब्यूटी, ह्यूमन इमोशंस, नेचर। रेनेसांस एज की जो मेन फिलोसफी थी वो ह्यूमनिज्म थी ना, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। तो हम ह्यूमन इमोशंस को देखते हैं, ब्यूटी को देखते हैं, नेचर को देखते हैं इस एज की पोइट्री में। उसके अलावा इस एज की पोइट्री के अंदर इमेजरी का यूज होता था, इमेजेस ड्रॉ की जाती थी पोइट्री के जरिए, म्यूजिकल रिदम होता था और सोनेट जैसी नई फॉर्म्स पे भी वर्क स्टार्ट हुआ, जैसे कि शेक्सपियर ने लिखा। उसके अलावा पेस्टोरल पोइट्री पे काम होने लगा, यानी कि जो देहाती जिंदगी है वो भी हम पोइट्री के अंदर उसका अक्स देखते हैं, उसका इमेज देखते हैं। तो ये थी एलिजाबेथन पोइट्री। इसके मेन पोइट्स हैं सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर और बहुत सारे। एलिजाबेथन पोइट्री के बाद हम देखते हैं जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन पीरियड के अंदर जो जैकोबियन पोइट्री थी वो एलिजाबेथन पोइट्री से थोड़ी डिफरेंट थी। जैकोबियन एज एक्चुअल में जेम्स द फर्स्ट की एज थी और इसे हम डार्कर एज भी कहते हैं। इस एज की पोइट्री में हम डार्कर टोन देखते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी इंग्लैंड के अंदर उसको हम पोइट्री के अंदर भी देखते हैं। और इस टाइम की पोइट्री जो थी वो ज्यादा फिलोसॉफिकल थी और ज्यादा सेट्रिकल थी। सेट्रिकल मतलब तंजिया लहजे इस्तेमाल किए जाते थे, जैसा कि फेमस पोइट हैं बेन जॉनसन। नेक्स्ट है कैरोलाइन। ये थी चार्ल्स द फर्स्ट की एज और इस एज के अंदर हम क्या देखते हैं? 2 मेजर ग्रुप्स देखते हैं पोइट्स के, मेटाफिजिकल पोइट्स और कैवेलियर पोइट्स। अब मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स को यूज करते थे, मतलब लैंग्वेज जो होती थी उनकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती थी, समझने के लिए थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता था। उसके अलावा होते थे कैवेलियर पोइट्स जो कि किंग के लिए, बादशाह के लिए लिखते थे। मेटाफिजिकल पोइट्स में नंबर 1 पर है जॉन डन। हम जब भी मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जॉन डन का, और कैवेलियर पोइट्स में जॉन मिल्टन। तो ये है रेनेसांस पोइट्री, रेनेसांस एज की पोइट्री, जिसके अंदर हम मेजर चेंज देखते हैं।
उसके बाद आ जाती है न्यू क्लासिकल पोइट्री 1660 से 1798 के अंदर। न्यू क्लासिकल एज को हम एज ऑफ रीजन कहते हैं, एज ऑफ साइंस कहते हैं। इस एज के अंदर रीजनिंग जो है वो मेन फोकस था। लोग दिल के बजाय दिमाग से सोचते थे और इसी चीज को हम पोएट्री के अंदर भी देखते हैं। इस पीरियड को न्यू क्लासिकल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस पीरियड में ग्रीक और रोमन लिटरेचर की तरह के ही वर्क्स लिखे जाते थे। इसके 3 फेजेस थे, रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड और ट्रांजिशनल पीरियड। यानी न्यू क्लासिकल जो एज थी वो 3 पीरियड्स में बटी हुई थी। सबसे पहले आता है रेस्टोरेशन पीरियड, जिसके अंदर चार्ल्स द सेकंड को रिस्टोर किया गया, बादशाहत को रिस्टोर किया गया। और इस एज के अंदर हम बहुत सारी मेजर चेंजेस देखते हैं, जैसा कि न्यू क्लासिकल पीरियड की जो पोएट्री थी वो ज्यादा पॉलिश्ड थी, लॉजिकल थी, सेट्रिकल थी, तंजिया अंदाज में लिखा जाता था और नेचर इससे थोड़ी दूर ही थी। नेचर का यूज कम ही किया जाता था न्यू क्लासिकल पोएट्री के अंदर। और तीनों पीरियड्स के अंदर फेमस पोइट्स भी थे, जैसा कि रेस्टोरेशन पीरियड में जॉन ड्राइडन, अगस्टन में अलेक्जेंडर पॉप, ट्रांजिशनल पीरियड में थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स, ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ये है न्यू क्लासिकल पोइट्री, न्यू क्लासिकल एज की पोइट्री, जिसके अंदर हम रीजनिंग देखते हैं, साइंस देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। तो ये है न्यू क्लासिकल पोइट्री। नेक्स्ट मूव करते हैं हम रोमांटिक पोइट्री की तरफ 1798 से 1837 तक। रोमांटिक पीरियड जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ एक रिएक्शन था, न्यू क्लासिकल रूल्स के खिलाफ एक रिएक्शन था। न्यू क्लासिकल एज के अंदर पोइट्स जो थे वो दिमाग से सोचते थे, जबकि रोमांटिक एज के अंदर पोइट्स जो थे वो दिल से सोचते थे। ये डिफरेंस देखते हैं हम। तो रोमांटिक पोइट्री जो थी वो टोटली इमोशन बेस्ड थी, इमेजिनेशन बेस्ड थी, नेचर बेस्ड थी। हम इस पोइट्री के अंदर इमोशंस को देखते हैं, इमेजिनेशन को देखते हैं, नेचर को देखते हैं। रोमांटिक पोइट्स को हम 2 कैटेगरीज में रखते हैं, एक फर्स्ट जनरेशन पोइट्स और एक सेकंड जनरेशन पोइट्स। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ को और एस.टी. कॉलरिज को। वर्ड्सवर्थ नेचर के बारे में लिखते थे और एस.टी. कॉलरिज सुपरनेचुरल, ये सुपरनेचुरल पोइट्री को लिखते थे। और जो सेकंड जनरेशन थी वो लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैली, जॉन कीट्स, विलियम ब्लेक। इस तरह से हम पोइट्स की डिवीजन करते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। और रोमांटिक पोइट्री के जो फीचर्स थे वो थे इसकी लैंग्वेज की सिंपलिसिटी। हम देखते हैं कि रोमांटिक पीरियड के अंदर जो लैंग्वेज थी वो सिंपल यूज की जाती थी। उसके अलावा नेचर, लव ऑफ नेचर एंड देन इंटरेस्ट इन द पास्ट। तो ये कुछ फीचर्स हैं रोमांटिक पोइट्री के। अब रोमांटिक पोइट्री से हम नेक्स्ट मूव करते हैं विक्टोरियन पोइट्री की तरफ। विक्टोरियन एज यानी कि 1837 से 1901 तक। विक्टोरियन पोइट्री के अंदर हम मिक्सचर देखते हैं, न्यू क्लासिकल एज का और रोमांटिक एज का, यानी रीजनिंग का भी और इमोशन का भी। ये क्वीन विक्टोरिया की एज थी और इस एज के अंदर हम इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस देखते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज देखते हैं, रिलीजियस डाउट देखते हैं, मॉरल सीरियसनेस देखते हैं। और ये सारी चीजें पोइट्री में भी देखते हैं हम, कि पोइट्री के अंदर फेथ एंड डाउट, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड रियलिस्टिक क्वेश्चनिंग, इनका मिक्सचर देखते हैं हम विक्टोरियन पोइट्री के अंदर। यानी दिल और दिमाग दोनों का यूज देखते हैं हम विक्टोरियन पोइट्री के अंदर। अब इस एज के कुछ फेमस पोइट्स हैं, जैसे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रिश्चियन रोसेटी। इस तरह के और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने विक्टोरियन एज के अंदर लिखा। विक्टोरियन एज के अंदर हम एक और चीज देखते हैं, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। इसके ऊपर मेरा डिटेल में लेक्चर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ पेंटर्स और पोइट्स का ग्रुप था जो कि इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी के खिलाफ थे और ये मिडाइवल ब्यूटी को बहुत ज्यादा सराहते थे, उसको मानते थे। स्पिरिचुअलिटी, सिंपलिसिटी, इन चीजों के ऊपर ये लिखते थे और पेंट करते थे। इसीलिए मैंने कहा कि विक्टोरियन एज मिक्सचर है रीजनिंग का भी और इमोशन का भी। तो हम ये राइटर्स को देखते हैं जिनको हम प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड का नाम देते हैं। ये थी विक्टोरियन पोइट्री या विक्टोरियन एज।
विक्टोरियन एज के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं मॉडर्न एज की तरफ, 1901 से 1945 तक, यानी कि जंगों का दौर। इस दौर के अंदर हम दो जंगें देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। तो पोइट्री के अंदर भी हम उनका मेजर इम्पैक्ट देखते हैं। हम इस एज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस का ब्रेक डाउन देखते हैं। क्योंकि ये मॉडर्न एज है इसलिए हम इसके अंदर मॉडर्न ट्रेडिशंस को देखते हैं। वॉर्स ने हर चीज को बदल कर रख दिया, इसी वजह से हम पोइट्री के अंदर भी वो मेजर चेंज देखते हैं। हम देखते हैं पोइट्री में फ्री वर्ड्स को, मतलब ये कि पोइट्स जो हैं वो फ्री वर्ड्स यूज करने लगे, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स को यूज करने लगे। बहुत सारी चेंजिंग्स आई लिटरेचर के अंदर, पोइट्री के अंदर। और इस एज के मेजर पोइट्स हैं T.S. Eliot, W.B. Yeats, Ezra Pound एंड वार पोइट्स। इस के पोइट्री के फीचर्स हैं रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल राइम एंड मीटर, मेजर चेंज, फ्री वर्स का यूज, थीम्स ऑफ एलियनेशन, लॉस एंड डिसइल्यूजनमेंट। जंगों ने हर चीज को बदल दिया। लोग सोचने समझने की सलाहियत भूल गए। लोग ये भूल गए कि उनका जिंदगी का मकसद क्या है, वो क्यों जी रहे हैं। वो खौफ में जीने लगे, परेशानियों में जीने लगे। और इस चीज का अक्स हम पोइट्री के अंदर देखते हैं। तो ये है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री, ओल्ड एज से मॉडर्न एज तक। एक दफा इसकी रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, ओरल ट्रेडिशन से स्टार्ट हुई, एलिट्रेशन का यूज, राइम को खत्म किया, थीम्स हीरोइज्म, फेट, strong rhythmical structures, Beowulf famous example. Middle English, rise of rhyme and metrical patterns, French influence, Latin influence. Then focus on chivalry, courtly love, morality. उसके अलावा allegorical and narrative poems. Renaissance poetry, revival of classic themes, sonnets. उसके अलावा थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी, नेचर, ह्यूमनिज्म। देन पेस्टोरल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यू क्लासिकल एज पर, जिसमें हम देखते हैं ऑर्डर, बैलेंस, रीजन, सटायर, मॉरल इंस्ट्रक्शन। उसके अलावा पोइटिक फॉर्म्स जैसा कि हीरोइक कपलेट्स को देखते हैं हम। सोसाइटी एंड मैनर्स मेन फोकस हो जाता है इस एज की पोइट्री का। उसके बाद रोमांटिक पोइट्री देखते हैं हम, इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर से भरी हुई, इंडिविजुअलिज्म और फ्रीडम को सेलिब्रेट करने वाली, लैंग्वेज सिंपल, रूरल लाइफ और कॉमन पीपल जो है वो मेन इंटरेस्ट। उसके बाद विक्टोरियन पोइट्री जो कि था ब्लेंड रोमांटिक आइडियल्स का और रियलिज्म का। इसमें हम डाउट, फेथ, साइंस और रिलीजन के थीम्स देखते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म देखते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल इश्यूज को देखते हैं। और लास्ट में है मॉडर्न पोइट्री जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स और मीटर्स से अलग है। फ्री वर्ड्स देखते हैं हम, सिंबलिज्म, इमेजिज्म। देन थीम्स देखते हैं हम, एलियनेशन, वॉर, इंडस्ट्रियल लाइफ। तो ये है मेजर ओरिजिन ऑफ इंग्लिश पोइट्री कि स्टार्ट कैसे हुई और मॉडर्न एज तक इसमें क्या क्या चेंजेस आई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।